हेलो, कैमरे के उस पार बैठी हुई जनता। तो मैंने कहा था कि शुरुआत हो चुकी है और ज़्यादा समय मैं आपका यहाँ पे लूँगा नहीं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग देखें तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी मैंने चार्ज को लेके एक एनालिसिस दी। मैंने चार्ज को लेके आपके दिमाग से कुछ, मैंने बोला ना था कि आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है प्लीज़ आप उसे हटाइए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होने लग जाएगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब आप रियलिस्टिक से फिगर्स अपने दिमाग में रखें। अगर फिगर्स ऐसे रखोगे जो फिगर्स एक्चुअली एजम्पशन से बाहर हैं, आपके थॉट प्रोसेस से बाहर हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन देखते समय आपके दिमाग में उसी टाइप की इमेज क्रिएट होगी और वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हमारा मोटिव केवल और केवल इतना सा है कि यार मैं नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट या जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे सीखें और मैं जिस टाइप से इमेजिनेशन आपको दूं वही इमेजिनेशन आप कैटर करके चलें। आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक एनालिसिस में कोई स्ट्रॉन्ग डिस्कशन मैंने नहीं किया है। दूसरा डिस्कशन मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके था। इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके मैंने आपसे कुछ एनालिसिस, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए, है ना। वहां पे भी मैंने बोला ना कि एक स्ट्रेंथ एनालिसिस मैं करके दूंगा जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट डिस्कशन आपसे किया, यानी थर्ड लेक्चर की अगर बात करूं तो थर्ड लेक्चर में मैंने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्रोच में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके वही छोटी छोटी सी थॉट्स, वही विचार जो प्रभाव डालेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आज उसके फर्दर यानी फोर्थ लेक्चर है आज मेरा और प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करता हुआ है ये एनालिसिस रहेगा। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सिंपल से एक बात कहा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सराउंडिंग है, एक चार्ज के अराउंड एक रीजन जहां पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है, उस चार्ज का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और हर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप उसकी एनालिसिस करने गए वहां पे आपने उसका स्ट्रेंथ अलग लेवल पे देखा, मतलब हर पॉइंट पे आपको एक अलग स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। उसी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नाम दे दिया। एक पॉइंट चार्ज को लेके, लीनियर चार्ज को लेके, सरफेस चार्ज को लेके, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती थी वो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने बोला ना कि उसको मैं आसान करूंगा। प्रीवियस टॉपिक अगर आप मेरे देखते हैं तो टॉपिक में मैंने आपसे कहा था कि मैं जो भी वहां पे टर्मिनोलॉजीज मैंने डिस्कस की इसको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले एक समस्या तो दिखानी पड़ती है, आपको प्रॉब्लम तो दिखानी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम आपके सामने आया करेगी एंड देन उसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे आप। तो भैया करते हैं आरंभ, है ना। और आज का जो टॉपिक है, आज जिन बातों पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो आपके सामने लिखी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आज का लेक्चर ना एजम्पशन बेस्ड रहेगा, इसकी कोई एनालिसिस नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मैं कैमरे को समझाने की कोशिश करता हूं यार, और कोशिश करना कि आप लोग उसे इंटरप्रेट कर पाए, आप उसे कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, डन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का लेक्चर किन किन वर्ड्स को लेके होने वाला है आप प्लीज एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इससे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीन टर्म्स जिनका हम यहां पे मतलब बोल सकते हैं कि पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। और फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं इसके लिए एक शब्द यूज करना चाहता हूं, इमेजिनरी। मैं सबसे पहले इमेजिनरी वर्ड यूज करना चाहता हूं। जैसे ही मैं इमेजिनरी वर्ड यूज करता हूं तो यार आपके मन में ये बात तो आ गई होगी कि यार सर कुछ आज ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे भी इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब सर के पास अभी कुछ ऐसा है नहीं, यानी सर के पास अभी कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाऊं, इसे थोड़ा सा मैं इसे रिलेट करके दिखा पाऊं। तो मैं डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन मैंने बोला ना कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना है इस केस में, है ना। अच्छा बताओ मुझे,
कि अगर मैं एक चार्ज यहां पे रख दूं, दैट इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, तो अगर आपसे बोलूं कि इसकी फील्ड कैसी होती है, मतलब इसके अराउंड इसका साम्राज्य क्या है, तो आप कहोगे सर आप कल ही बताए थे हमको कि वो साम्राज्य सर स्फेरिकल है, मतलब इसका जो रेन है, इसका जो साम्राज्य है वो स्फेरिकल है, गोली है, गोलाकार, यानी यह चार्ज और इसके चारों तरफ ऐसा। फिर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करते हैं, मैंने एक टेस्ट चार्ज को यहां रख के देखा। मैंने टेस्ट चार्ज के लिए आपको पहले ही एजम्पशन मैंने बता रखा है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके चले, है ना। ऐसा जरूरी नहीं होता कि पॉजिटिव लिया जाए, लेकिन जनरली हम पॉजिटिव लेके चले। तो आपने देखा क्या कि यार जैसे मैंने ये टेस्ट चार्ज रखा, इस पे एक फोर्स लग रहा था जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी। मैंने एक एरो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर इसी चार्ज को इसी लाइन पे आगे रख के देखा तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन ये थी। इसी लाइन पे थोड़ा सा और आगे रख के देखा तो इसी पे फोर्स ये थी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को, उस टेस्ट चार्ज को इस लाइन पे कहीं पे भी रखे देखूंगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आपको दिखाई दे रही है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटली और कुछ देखने को चीजें मिली। एक्सपेरिमेंटली यहां पे चार्ज को रख के देखा, यहां पे चार्ज को रख के देखा, यहां पे आपको वो फोर्स वेक्टर इधर की तरफ देखने को मिले। अगर यही चीज यहां पे आपने यहां पर रख के देखा, यहां पे, तो वो एरो हेड इधर की तरफ देखने को मिले, इधर की तरफ देखने को मिले, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं इन एरो को कॉन्टिन्यूटी में मीट करा दूं, मिला दूं, तो आपको पता है आपको एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी, एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी, और वो आप देख पा रहे हैं। आप ये तो बहुत अच्छे समझ होंगे कि ऐसी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं एक चार्ज से, इस टाइप से, ठीक है। और इन्हीं लाइंस का नाम, यानी जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये ड्रॉ की गई है ना, ये जो लाइन बनाई गई है, तो ये लाइन क्या मैंने अपने मन से बनाई? नो, मैंने एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं इसके आसपास चार्जेस को रख के देखा, देखने के बाद मुझे ये लाइन मिली। और आपको पता है कि इन्हीं लाइन पे, मतलब इन्हीं लाइन पे फोर्स का डायरेक्शन, यानी फोर्स को एज्यूम किया जा सकता था। इसी वजह से इन लाइन को नाम रखा गया, इन लाइंस का नाम रखा गया लाइन ऑफ फोर्स। क्या नाम रखा गया इन्हें? लाइन ऑफ फोर्स। आपको यह बात क्लियर होगी लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ इन्हीं लाइन पे आप फोर्स को एज्यूम कर सकते थे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसी वजह से लाइन ऑफ फोर्स कहा गया, ठीक है। फिर एक मन में बात आती होगी कि सर ये जो एरो हैं, जो एरो बन रहे हैं, जो लाइन बन रही है, एंड कहां पे होंगी? एंड मतलब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब साम्राज्य स्थापित है वहां तक। इसका मतलब फील्ड लाइंस कहां से कहां तक ट्रेवल कर रही है? अनंत तक। और अनंत वो जगह है जहां पे इस चार्ज का रेन यानी साम्राज्य खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है इन लाइंस के लिए? क्या कहना ठीक है? एक तो ये लाइन ऑफ फोर्स कहना ठीक है, दूसरा अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, यह कहना ठीक रहेगा, है ना। एक बात और, पॉजिटिव चार्ज अगर ये, यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिए अध्ययन कर रहे हो तो आपको लाइंस डाइवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाइवर्स यानी डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इन लाइन, जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ की हैं, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो जो एरो ड्रॉ किए आपने, इमेजिनरी एरो ड्रॉ किए, वो ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड कन्वर्ज इन नेगेटिव चार्ज, डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड कन्वर्ज इन नेगेटिव, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज और देखने को मिल रही है
कि लाइन डाइवर्जिंग होने के कारण ये कभी एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करूं कि अगर चार्ज आइसोलेटेड है, कैसा है, आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए आप ये कहोगे द लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी इन लाइंस के लिए ये बात और कही जा सकती थी, देखने को ये मिला, एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यही चीज जब नेगेटिव चार्ज के अक्रॉस देखने को मिली, यानी अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए मैं लिखूं तो नेगेटिव चार्ज में ये लाइन ऑफ फोर्स आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। यानी अपने इसके अराउंड एक टेस्ट चार्ज रख के देखा होगा। टेस्ट चार्ज को हमेशा आप कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो आपने फोर्स यानी उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से देखी, यानी एरो को ऐसा मीट होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया डाइवर्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड कन्वर्ज इन नेगेटिव। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये लाइन है वो रेडियली इनवर्ड है और इस केस में क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये मैं अभी आइसोलेटेड चार्ज यानी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर, डन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो आप फील्ड लाइंस को लेके बहुत बड़ा एजम्पशन नहीं देना, आपने एक सिंपल सी बात रखनी। फील्ड लाइंस बेसिकली कहीं ना कहीं वो फोर्स वेक्टर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो लाइन ऑफ फोर्स हैं, जहां से हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि यहां पे अगर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करके देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होने वाली है फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने कहीं ना कहीं फील्ड को रिप्रेजेंट करके यानी लाइंस को रिप्रेजेंट करके भी दिखाया आपको। इसके अलावा आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की, यहां पे आइसोलेटेड चार्जेस थी, कॉम्बिनेशन यानी अगर आपके पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, क्या आपको वो एरो दिखाई दिए, वो एक बार समझते हैं। वो एरो कुछ इस प्रकार से बनते हुए नजर आ रहे थे, इस प्रकार से बनते हुए नजर आ रहे थे। इस प्रकार से आपको ये एक रिप्रेजेंटेशन मिला, ये देखने को मिला। अब आपके मन में आया होगा कि सर मैं आइसोलेटेड चार्जेस का स्टडी कर रहा हूं तो जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करता हूं, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की बात करता हूं, तो वहां पे मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है, मुझे फील्ड लाइंस कर्व देखने को मिल रही है। तो यहां पे आपके पास है कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्स, कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्स, और द टेंजेंट on curve shows the direction of electric field intensity, है ना। तो आपको पता है कि अगर मैं लाइन स्ट्रेट है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर रेडियली इनवर्ड। मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आप कहोगे रेडियली इनवर्ड। लेकिन आपको पता है कि अगर सेक्शन कर्व है यानी फील्ड लाइंस कर्व है, ये कर्व फील्ड लाइन, तो मैंने पूछा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। मतलब आपको पता है कि कर्व फील्ड लाइंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड चार्जेस में नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस में। यानी अगर चार्जेस सिस्टम, तो आपको सर ये कर्व बने क्यों, तो आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं।
और मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस करके देखूंगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया होगा। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज उसे किधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। अगर मैं पूछूं ये वाला टेस्ट चार्ज उसे किधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ऐसे। तो आपके पास अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे फोर्स की एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं 100% इधर से होके गुजर रहा होगा। दैट्स वाई ये डायरेक्शन इधर की तरफ है। क्लियर? 100%। अगर हम देखें कि अगर मैं इस कर्व सेक्शन पे देखूं तो इस कर्व सेक्शन पे टेंजेंट यही तो होगी, ये टेंजेंट। तो इस प्रकार से ये फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई। आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि यहां से यहां तक आपको एक कर्व मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। अगर पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट की डायरेक्शन कौन सी है? टेंजेंट की डायरेक्शन ये है। तो ये टेंजेंट मिली कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, इस पे ये चार्ज इधर की तरफ फोर्स प्लेस करेगा, इधर की तरफ, इसका रिजल्टेंट 100% इधर की तरफ होगा। दैट्स वाई ये कर्व आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है आपको। क्लियर? तो ये कर्व, क्या फील्ड लाइन सच में कर्व बन रही थी? नो, चार्ज को प्लेस कर करके देखा गया और देखने पे मुझे लाइन ऑफ फोर्स बार बार टेंजेंशियली कर्व्ड मिली, टेंजेंशियली कर्व्ड मिली। तो सिचुएशन में आपको पता है उसको, एरो को आपने इस प्रकार से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है ना? डन? ठीक है। सो यही चीज अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करता हूं, तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन, नेगेटिव चार्ज और फील्ड डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस कन्वर्ज होती दिखाई देती हैं। तो ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। दिस इज द फील्ड डेमोंस्ट्रेशन। ठीक है? दिस स्ट्रेचिंग कर्व। क्लियर? डन? मैंने आपको बोला कि अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन यानी किसी कर्व को स्टडी करना है, किसी भी कर्व को स्टडी करना है, तो मैंने बोला ना इस पॉइंट पे हमने फोर्स को चेक करना था। तो इस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे फोर्स की, यानी अगर मैं पूछूं फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपको सर तुरंत इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? आप यहां पे टेस्ट चार्ज प्लेस करके देखोगे, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो 100% रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच से होके गुजर रहा होगा। उस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं टेंजेंट को शो करता है। तो आपने ये कर्व यूं ही ड्रॉ नहीं कर लिया, एक्सपेरिमेंटली कहीं ना कहीं इस बात को ऑब्जर्व होते हुए देखा गया, दैट्स वाई आपने इसे ड्रॉ किया। तो ये कर्व अगर आप नेक्ड आई से देखने की कोशिश करोगे, मैंने बोला ना ये इमेजिनरी है, ये कोई दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर इसके चारों तरफ यानी किसी चार्ज के अक्रॉस में फोर्स, एक चार्ज को प्लेस करके, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करके स्टडी करूंगा, तो मुझे लाइन ऑफ फोर्स, उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मुझे कुछ कर्व सेक्शन बनाते हुए रिप्रेजेंट करे होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे ही इन सभी केसेस में भी। क्लियर? यहां पे आपके पास ये माइनस क्यू चार्ज था और ये आपके पास भी माइनस क्यू चार्ज था। अगर आपके पास एक ये मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग, या फिर दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड, एक नेगेटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड सेम है, तो फील्ड डेमोंस्ट्रेशन क्या था? लाइक दिस। This is the field demonstration. फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव,
मैंने बोला ये कर्व क्यों बने, उसका रीजन भी आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आप 100% कहोगे सर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अब ये टेंजेंट ड्रॉ क्यों ही, इसका भी रीजन आपको समझा देता हूं। अगर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करके देखूं तो ये वाला चार्ज उसे रिपेल कर रहा होगा, लेकिन ये वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये आपके पास जो फोर्स है यही फोर्स ही है। तो आपको पता है 100% वेक्टर के मिडिल ऑफ मोस्ट से होकर गुजर रही होगी, जो इसके रिजल्टेंट को शो करती है। ऐसे ही मैं अगर इस पॉइंट पे स्टडी करूंगा, इस पॉइंट पे स्टडी करूंगा, किसी भी पॉइंट पे स्टडी करूंगा, तो मुझे ये टेंजेंट ड्रॉ होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये अपने मन से, क्या मैंने खुद से ये प्लॉट कर दिया, तो नहीं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली उस सिस्टम के क्रॉस चार्ज को प्लेस करके देखा गया होगा, उसके बिहाफ पे वो फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। क्लियर है? ठीक है, डन। तो ये प्रेजेंटेशन था। अगर आपके पास सिस्टम में कोई, ये आपके पास है +2q चार्ज, ये आपके पास है -q चार्ज, तो आपको पता है कि फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस प्रकार से शो होगी। इस टाइप से। तो सारी फील्ड लाइन जैसे डाइवर्स होंगी वो इसमें सब कन्वर्ज नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेशन इसकी वजह से ज्यादा और इसकी वजह से कम है। तो वो कम, तो ये फील्ड लाइंस कहां पे जाएंगी, तो आप कहोगे अनंत पे, इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो दिस इज द फील्ड लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेमोन्स्ट्रेशन। और इनके बारे में जो छोटी छोटी सी बातें कही जा सकती थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कहीं करी। मैंने कहा लाइन ऑफ फोर्स जो है, इन्हें आप लाइन ऑफ फोर्स क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन है अनंत तक जाती हैं, ये बात भी क्लैरिफाई मैं कर रहा हूं। उसके बाद डाइवर्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड कन्वर्ज इन नेगेटिव, ऐसा हमने ड्रॉ किया है। और ड्रॉ कैसे किया है, मैंने एक चार्ज के क्रॉस टेस्ट चार्ज प्लेस कर करके उस पे लगने वाले फोर्स को एग्जैक्टली ड्रॉ किया और एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बताया। और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोलेटेड चार्ज के लिए हमने कहा लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ड्यू टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेमोन्स्ट्रेशन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं तो उस सिचुएशन में एक अलग स्ट्रक्चर बन के रेडी होता है। तो ये फील्ड लाइंस को लेके इतनी सी बातें मैंने आपसे करी। क्लियर है? डन, ठीक है। वैसे फील्ड के बारे में मैं और चर्चा करने वाला हूं, लेकिन मैंने बोला ना कि एक बार हम थोड़ा सा लॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लें। हम जो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं फीलिंग्स आपको प्रॉपर डिलीवर कर पाऊं, एंड देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, एंड देन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके आज एक चर्चा। डन। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि फील्ड लाइंस डाइवर्स करती हैं पॉजिटिव से, कन्वर्ज होती है नेगेटिव में, कितनी, क्या इसका कोई मेजरमेंट है सर? क्या इसे मेजर किया जा सकता है? तो नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? मतलब नेक्स्ट जो मैं एनालिसिस या नेक्स्ट डिस्कशन आपसे जो करने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके। ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि कितनी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से डाइवर्स हो रही, कितनी फील्ड लाइन नेगेटिव में कन्वर्ज हो रही है। इस बात का कोई मेजरमेंट है सर? यस, इस बात का मेजरमेंट यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस associated per unit area of क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं यहां पे क्लोज सरफेस वर्ड भी यूज कर सकता हूं, क्लोज्ड सरफेस पर यूनिट क्लोज सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ क्लोज सरफेस is called as a number of electric field lines associated per unit area of cross section or closed surface is called electric flux यानी मुझे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मैं किसी क्रॉस सेक्शन या क्लोज सरफेस रीजन के अक्रॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर लूं। अगर मैं उसे कैलकुलेट कर पाऊंगा तो उस सिचुएशन में उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने लग जाऊंगा।
ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज है, क्यों मैंने कहा इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है, तो आप इसे तुरंत क्या करो, आप इसे एनक्लोज कर दो। आपने एनक्लोज कर दिया, और एनक्लोज करने के साथ इस सरफेस के साथ, आपको पता है ये जो मैंने नॉन यूनिफॉर्म शेप बनाया है, इस शेप के साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट की जाए, आप इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करो। मुझे बताओ कि इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यस, आप कहोगे सर इस चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इस चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। Q भी गिवन है, गैप भी पता है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दैट इज E। क्या सर इससे फील्ड लाइंस जा रही होंगी? यस, फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इससे होकर गुजर रही होंगी। अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds मान लूं, तो इस ds के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट वो भी डॉट टाइप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड electric field intensity and area of cross section, the product of electric field intensity and area of cross section is equivalent of electric flux। यानी मुझे सबसे पहले आपको पता है कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इस एरिया ऑफ सरफेस के साथ, यानी जिस चार्ज के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो उसको सबसे पहले तो हमने ढक लिया, और ढकने के बाद आप उसमें स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे हो, और उस स्मॉल सरफेस एरिया के लिए अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं कहता हूं तो आप क्या करोगे, अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने कहा डॉट प्रोडक्ट क्यों? अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ds एक वेक्टर क्वांटिटी, E क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर 100% क्या है, नंबर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 100% इनके बीच में कौन सा मल्टीप्लाई होगा, डॉट टाइप, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किया जाए और आपको स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो तो 100% इन दोनों के बीच में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। यानी मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना था, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए दैट इज डी फाई, फ्लक्स को रिप्रेजेंट, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। इसे फर्दर लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। यानी आपके पास सबसे जनरलाइज, सबसे बेसिक एंड जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपके पास ये है। क्लियर? अगर मुझे यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना होता तो फील्ड लाइंस तो इस सरफेस के साथ भी एसोसिएटेड है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होती है। अगर इसे E1 मान लिया जाए तो यहां पे E2 होगी, क्योंकि गैप अलग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ds माना, तो यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, E2 डॉट ds करोगे कि नहीं? ठीक है, तो मुझे इस चार्ज के साथ कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, इस बात का मेजरमेंट करना था। जब मेजरमेंट करना था तो मैंने उसे एक सरफेस से ढक लिया और इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, यानी इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने लग गया। लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, φ1 d φ1 प्लस d φ2 प्लस d φ3 एंड सो ऑन, यानी E1 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds प्लस E3 डॉट ds। मुझे आपको पता है कि स्मॉल सर्फेसेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है एंड देन नेट फ्लक्स करने के लिए मुझे उसे ऐड करना। ये करना पड़ेगा कि नहीं? आपको सर ये मुश्किल सी बात बता रहे हो आप, अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना था तो इसको, ये तो बहुत मुश्किल सी बात आपने बता दी। यहां पे तो फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। पहले मैं स्मॉल सर्फेसेस कंसीडर करूं, फिर मैं स्मॉल सर्फेसेस के लिए अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करूं, फिर मैं उनका एडिशन करूं, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सी बात है ना? ठीक है, तो मुश्किल आ क्या रही है उसको थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैंने उसी चार्ज को, यानी जो चार्ज Q था, मतलब ये तो मेरी फर्स्ट एनालिसिस थी जिससे मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया,
उसी चार्ज को अगर मैं एक स्फेरिकल रीजन से ढकता, क्लियर, मतलब मेरा ये दूसरा एजम्पशन है जहां पर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सरफेस, और मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करता। अगर मैं फील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो यहां फील्ड स्ट्रेंथ E है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds है, 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ देखो पैरेलल, यानी EDS, यानी फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना होता, फ्लक्स के आपके पास d फाई कितना होता, d फाई इज इक्वल टू EDS, ऐसा करता EDS, और मुझे अगर फाई नेट कैलकुलेट करना होता तो मैं इंटीग्रेट कर देता EDS फ्रॉम 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर, यानी मुझे यहां पे फ्लक्स करने में कोई कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है, मैं 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर देता। क्योंकि पता है इंटीग्रेट मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पे E अलग अलग नहीं है। अगर मैं पूछूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है E, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है E, यानी इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है E, तो E कांस्टेंट है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं एंड ds को 0 से लेके पाई r स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी आपके पास दूसरा जो एजम्पशन था ना, उसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना मैनुअली थोड़ा आसान था, यानी अगर मैं न्यूमेरिकली फ्लक्स कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे लिए तब आसान है जब मैं एक ऐसा सरफेस, यानी मैं यहां पे बहुत छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है यदि आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, यानी फ्लक्स कैलकुलेट करना आपके लिए कहां आसान है, आप फ्लक्स कैलकुलेट करना आपके लिए वहां आसान है जहां पे आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। फिर आपके लिए फॉर्मूला, यानी आपके पास एक फॉर्मूला क्या था कि आप स्मॉल सरफेसेस के लिए, अलग अलग स्मॉल सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर आप इसको ऐड कर दें। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा सरफेस एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जिस सरफेस के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान रहे, यानी इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, वहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है। डन। अब यार प्रॉब्लम कहां है कि लाइक मैंने एक चार्ज मेरे पास था, ये Q1, ये चार्ज था Q2 और ये मेरे पास Q3, मुझे इन तीनों की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सर मैं एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर पाऊंगा क्या, है ना, तो अगर आपने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ भी कर दिया, तब भी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड सो ऑन। यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस सरफेस के लिए आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, आप ये कह ही नहीं पाओगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे बराबर है, नहीं कह पाओगे ना। क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि आपको पता है यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने गए तो तीनों की वजह से वहां पे होगी, और फिर जब यहां पे कैलकुलेट करने जाओगे तो 100% उसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा। बिल्कुल सेम कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब मैं यार कुछ सरफेसेस के लिए या कुछ चार्जेस के लिए एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन सभी टाइप के चार्जेस के लिए इस टाइप का सरफेस ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यानी फ्लक्स कैलकुलेट करना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना कहां पे मुश्किल है, इस बात का समझ कि यार मैं एक ऐसा सरफेस नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं जब तक कि उसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तब तक मेरे लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल है। ठीक है, इसको आसान बनाएंगे। ठीक है, और भी सिचुएशन, अगर सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं फील्ड आपके पास ये है, आपको साफ साफ दिख रहा है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म फील्ड में मुझे इस इमेजिनरी सरफेस के साथ फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह, इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस केस में तो इंटीग्रेशन ऑफ EDS लगा सकता हूं और
0 से a तक इंटीग्रेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे E A cos थीटा, cos 0 1 यानी E इंटू A, आपके पास फ्लक्स यानी मैक्सिमम। यहां फ्लक्स करना आसान था। अगर आपके पास फील्ड यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर की तरफ एरिया वेक्टर, और अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड लाइंस कुछ यूं जा रही हैं, लेकिन फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो थीटा है, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? E A cos थीटा। अब फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। यहां पे भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको पता है उस एरिया में, इस एरिया में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। सेम है तो मैंने बोला ना कि आप उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। डन। इसके अलावा अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, एरिया वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रहे हैं, तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल और E A cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। फ्लक्स 0। क्लियर? फ्लक्स 0। तो how much electric field lines passing through this area of cross section? The answer is 0. How much electric flux associated with this area of cross section? E into A. How much flux associated with this cross section area? Answer is this. How much flux associated with this area of cross section? Answer is this. आप ऐसे करेंगे, यानी E1 dot ds plus E2 dot ds plus of E3 dot ds and so on, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं मुश्किल कहां पर है? मुश्किल फ्लक्स कैलकुलेट करना वहां पर है जहां पे आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सरफेस अवेलेबल नहीं है जिसपे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ना हो। उस सिचुएशन में फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक पाइप, ये एक वाटर कैरियर पाइप है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस ऑफ एरिया, तो आपको पता है आंसर कितना हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लो में, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज, आंसर इज 0। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू कितना पानी वहां से गुजर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको पता है इसके फ्लो को समझने की कोशिश करो, आप इसकी फ्लो की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश करो कि यार फ्लो क्या है, और मैं उस फ्लो के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ड्रॉ कर रहा हूं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस प्रकार के एजम्पशंस रखता है, वहां पे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। डन। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, कहां पे मेरे लिए आसान है, कहां पे मेरे लिए मुश्किल है, अगर मुश्किल है तो मैं उसके मुश्किल को कैसे सॉल्व करूं, ये सारी बातें मैंने आज के एनालिसिस में की, आज आपसे बातें की। तो प्लीज आज के लेक्चर को समझो, और मैंने आपसे जो डिस्कशन किए उन डिस्कशन को एजम्पशन में रखो, और इसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, डन। और जो मुश्किलें हैं, मैंने बोला ना आगे आने वाले लेक्चर्स में सभी में मैं मुश्किलें को कहीं ना कहीं से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास आज के कुछ क्वेश्चंस, जैसा मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज R। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस ऐसे कन्वर्ज होती हुई दिखाई, यानी प्रतीत होती हैं, ऐसे प्रतीत होती हैं। ठीक है, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, रेडियल इनवर्ड और रेडियल आउटवर्ड। द आंसर इज थर्ड, है ना। बेसिक्स है, मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी को एब्जम्पशन में जरूर रखना है, हमें एनसीईआरटी को फॉलोअप में जरूर रखना है, और आप बिलीव रखो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना, उसके बिहाफ पे फिर जो भी एनालिसिस होगी, जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, स्ट्रेंथन क्वेश्चन, यहां तक कि क्वेश्चन को सोचने का तरीका भी मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या है देख लें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आंसर में करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी फील्ड लाइंस के बारे में क्या कह सकते हो आप? एग्जिस्ट एवरीवेयर? नो यार, एग्जिस्ट एवरीवेयर वाली बात कौन सी है? ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि चार्ज जहां पे होगा नहीं वहां भी है, इसका मतलब ये तो बात गलत है बहुत ही। एग्जिस्ट ओनली इन द इमीडिएट vicinity of electric charges,
नेक्स्ट, एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नियर वन अनदर, यानी ये तभी एग्जिस्ट करती हैं जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल हो, ठीक है। और पहला पॉइंट, ये बात आपको गलत दिखी। तीसरी बात भी कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में है कि यार ये तभी है जब केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तब भी फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। उसका एग्जिस्ट ओनली इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इमीडिएट विसिनिटी का मतलब जस्ट आफ्टर द चार्ज नहीं, ये कहां तक ट्रेवल करके जाती हैं, ये अनंत तक इनका प्रेजेंस बना रहता है। तो यार ये कहीं ना कहीं जो फर्स्ट 2 और 3 आंसर है वो कहीं ना कहीं मेरी समझ से बाहर है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं। जो मैंने लेक्चर लिया उसके बिहाफ पे ये आंसर्स कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चार्जेस को लेके जो मैंने ये बात बताई थी, यानी सॉरी फील्ड लाइंस को लेके जो ये बात बताई थी, इससे तो आप परे नहीं हो सकते 1% भी। इनके लिए सबसे फंडामेंटल सा वर्ड इमेजिनरी कहना ज्यादा ठीक रहेगा इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको कुछ नॉलेज देके जाएगा। मैंने बोला ना कि फिजिक्स थ्योरेटिकली इतना मत पढ़ो यार, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिखाता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता है आप रिकॉल कर रहे होंगे, उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे होंगे जो आपने पढ़े। तो आपको पता है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, आपको न्यूमेरिकल स्ट्रांग बनाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको स्ट्रांग बनाएगा, न्यूमेरिकल आपको सोचना सिखाएगा, न्यूमेरिकल आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना सिखाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 100% स्ट्रांग होते चले जाएंगे। फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा शो करती है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे स्ट्रेंथ कम है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो 3 ही माने, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो 2-3 थी, उतनी ही एरिया में यहां पे 3 थी, लेकिन उतनी ही एरिया में यहां पे केवल और केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कम, यहां पे और यहां पे फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA और EC जो है वो इक्वल होगा, EA EC इक्वल होगा, और EA EB जो है वो लेस देन ऑफ EA एंड EC होगा। तो EA इज इक्वल टू EC बट लेस देन ऑफ, और सॉरी ग्रेटर देन ऑफ EB, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB यहां पे B पे सबसे कम होगी। तो क्या आंसर बनेगा? EA EC बराबर है, EA EC बराबर है और ग्रेटर देन है EB से। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो आंसर है वो हिट कर रहा है, थर्ड इज द राइट आंसर। मैंने बोला यहां पे क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेशन इस बात को शो करती है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कितनी है। आप कंपैरिजन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। यहां पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन को लेके ही बनने वाला है। क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द राइट हैव ट्वाइस द सेपरेशन, मतलब यहां पे जो सेपरेशन है यहां का सेपरेशन से जस्ट आधा है। तो अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर करना है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप 2E मानोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको E मानना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्यों है? क्योंकि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां से जस्ट डबल है, दैट्स वाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से जस्ट डबल मिलेगी। उसके बाद twice the separation of the left. If a charged particle takes time t to move a distance x in the left region, अगर मैं लेफ्ट रीजन की बात करूं तो चार्ज को x डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, x डिस्टेंस कवर करने में t टाइम लगता है। तो अगर मैं राइट रीजन की बात करता हूं तो वहां पे x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम मान लेते हैं t1 कितना लगेगा, इस बात का मुझे मेजरमेंट करना है। अब बच्चों के मन में आता है कि सर यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो, बात टाइम की कर रहे हो और आपने पूरे चैप्टर में कहीं भी टाइम की तो कोई बात नहीं की। अरे भाई 11 तो पढ़े हो, अगर 11th आप पढ़ के आए तो 11th में एक बात तो पता है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करना, मतलब
मोशन वाले टॉपिक में एंटर कर रहे हैं हम यार। यहां से यहां तक x डिस्टेंस है, कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। तो यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा यार? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट किया जाए? अरे एक बात समझते हैं कि अगर आप एक चार्ज को रखे, देखो क्यू नॉट को, तो आपको पता है कि क्यू नॉट को चार्ज को रखोगे तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कितना? क्यू नॉट ई। यहां पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू नॉट 2e, और वो ma के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ गया? 2qe अपॉन m। यानी अगर ध्यान से देखें तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2qe बाई m। मुझे बताओ यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी qe अपॉन m। तो एक बात समझ आती है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है, इस एरिया में जो एक्सेलरेशन है वो इसका आधा है। यहां पे एक्सेलरेशन डबल है। क्यों? स्ट्रेंथ ज्यादा है, फोर्स डबल है। फोर्स डबल है तो एक्सेलरेशन भी डबल है। यानी इसका मतलब यहां से यहां तक मोशन एक्सेलरेटेड थी, यहां से यहां तक लगा समय। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना? x। u तो जीरो से चलना, हाफ ऑफ a की वैल्यू अगर ध्यान से देखें यहां पे तो कितनी है? 2qe बाई m t स्क्वायर। ये आपके पास पहला सिचुएशन है कि नहीं? अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, डिस्टेंस वही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ qe बाई m t1 स्क्वायर। मुझे t1 का पता करना है। t1 का पता है, आपको पता है दोनों डिस्टेंसेस तो सेम थी ना, दोनों को बराबर कर दो तो हाफ ऑफ 2qe बाई m t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ qe बाई m t1 स्क्वायर, हाफ ऑफ qe m, हाफ ऑफ qe m, यानी 2t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। सो t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t। मतलब आपको पता है यहां पे जस्ट रूट 2 टाइम्स ऑफ t टाइम लगेगा। यहां पे मेरे पास ऑप्शन है जो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गए, मैं इसको यहां पे ऑप्शन बना लेता हूं, एक रूट 2 टाइम्स ऑफ t। इसको मैं t स्क्वायर नाम दे देता हूं, कुछ भी दे देता हूं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ए यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो मैंने देखा ना कि ये टॉपिक था, और यार केवल मोशन, मैंने बोला ना कि आज जेई इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर रहे हैं जो सोचना भी पड़ जाए और ज्यादा स्ट्रेंथन भी ना हो, ज्यादा समय आपसे ना वो लगाने के लिए कहें। जेई मेन नीट ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने पिक करके दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास एनालिसिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स को लेके अभी हमने चर्चा करनी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट चार्ज क्यू मूव फ्रॉम P टू S। मतलब एक पॉइंट चार्ज है जो यहां से लेके यहां तक जाता है। पहले वो P के क्यू जाता है, Q से R आता है, R से S आता है, इस प्रकार से एक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, as shown in figure, in a uniform electric field pointing co-parallel to the positive direction of x-axis P, Q, R and S are a, b, 0, 2a, 0, 0, a, minus b, 0। मतलब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P, Q, R, S के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। द वर्क डन। अब ये जो क्वेश्चन आ गया ना, इस क्वेश्चन को अभी तक कराए गए लेक्चर के अनुसार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स को बताया। अगर आप फोर्स के माध्यम से चलना, चलो अब एक बात करते हैं यहां पे, चलो ठीक है मैं इसको कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप उन कॉन्सेप्ट को नहीं भी समझते तब भी आप कर सकते हो। लिखा द वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव केस इज गिवन एक्सप्रेशन। मतलब चार्ज यहां से यहां पे आया और चार्ज को किया गया काम। अब फील्ड के बारे में पॉइंट अगर आपको बता दूं तो वो याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फील्ड है वो नेचर में कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव। मतलब यहां पे लगने वाला जो फोर्स है ना, फोर्स नेचर में कैसा है? कंजर्वेटिव। यानी अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स नेचर में कैसा है? कंजर्वेटिव। अब कहोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अगर आप 11th स्टैंडर्ड पढ़े हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एक बात कही गई है, जिन फोर्सेस की वजह से किया गया काम, क्या किया गया काम पाथ पे निर्भर नहीं करता, पाथ पे निर्भर नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है, पोजीशन पर निर्भर करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको पता है पाथ आपके पास तो ये था और वर्क कैलकुलेट करना है।
वर्क कैलकुलेट करना है। यहां पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ था, दैट इज QE, और यहां पे भी लगने वाला फोर्स किधर की तरफ था, QE। यानी फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स हमेशा कांस्टेंट था QE और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स थी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपको पता है कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये क्या कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0, ठीक है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है P की, दैट इज A, B, 0, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से यहां पे आया, तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आपको पता है पहले उसकी पोजीशन क्या थी, A, B, 0, अब उसकी पोजीशन क्या है 0,0,0। तो पार्टिकल बेसिकली डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना हुआ। इस फील्ड में पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। ये कितना है, केवल A कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, A कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है, A कितना है, A। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपके पास क्या है, QE। डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना, केवल A, वो भी नेगेटिव में, तो आपके पास आंसर क्या होगा, -QEA। वर्क जैसा QEA, यहां पे भी कहीं ना कहीं लूज किया हमने QEA, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे कुछ ऑप्शंस और होने चाहिए थे लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें वो जो ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए था वो, मतलब पार्टिकल कहां से कहां, इस पाथ में। आपको अगर सर डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ था, आप कह सकते थे ये वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट करो। मैंने बोला था फोर्स वेक्टर किधर की तरफ, फोर्स आपके पास यहां पर है इस लाइन पे। डिस्प्लेसमेंट भी यानी वर्क हम वही कैलकुलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। तो आपको पता है नो डाउट डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक काउंट किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक काउंट किया जाता है, लेकिन फोर्स हमेशा किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, हमेशा एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा वाला लिया जाएगा, एक्स वाला ही लिया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज A, दैट्स व्हाई QE। अगर पूछोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में भी हुआ, B से 0 हो गया ना, पहले देखो A से 0 हो गया, यानी अगर A से 0 होना मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -A। अगर मैं पूछूं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आपका आंसर क्या होगा, B, दस माइनस B। लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट -B जरूर हुआ, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा था। अगर उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, इसका वर्क डन उस डायरेक्शन में यानी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो वर्क डन यहाँ पे ये आपके पास है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, एक तो बात है कि फील्ड जो है वो नेचर में कंजर्वेटिव है, यानी फोर्स यहाँ पे जो है वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया जो वर्क है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि वो पाथ क्या है, उस पर नहीं डिपेंड करता है पोजीशन क्या है, पहले कहां था अब वह कहां पे है, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके लिखा है, इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, यहां पर एक चार्ज रखे हेमीस्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सरफेस से ढका हुआ एक चार्ज है और एक नॉन कंडक्टिंग हेमीस्फेरिकल सरफेस से ढका हुआ। द फ्लक्स पासिंग थ्रू एट द फ्लैट सरफेस वुड बी, ऐसा फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। यहां पे 4 ऑप्शन, 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, और इस फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। चारों ऑप्शन यहां पे रिमूव्ड है। ये कंप्यूटर जी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्दर ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। इस फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। डन, समझते हैं। आपको पता है कि अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात करूं, आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस जा रही होंगी इधर 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 और इधर भी। ऐसे, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये चार्ज है और मैंने इसे एक बाउल से ढक दिया, ठीक है। और बाउल से ढकने पे जो ये फ्लैट सरफेस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से पास होने वाला फ्लक्स बताओ,
इस कर्व्ड सरफेस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। कर्व्ड सरफेस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। ठीक है, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी। अगर मैं आपको पता है, इसको मैं पूरा ऐसे कर दूं, ऐसे कंप्लीट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो आपको पता है कि आधा फ्लक्स ऐसा और आधा फ्लक्स ऐसा, मतलब अपर कर्व सरफेस रीजन से आधा फ्लक्स और नीचे वाले कर्व सरफेस रीजन से आधा फ्लक्स। आपको ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है कि एक पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज एक स्फीयर के बिल्कुल मिडिल ऑफ मोशन में रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई मान लें, तो फ्लक्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और जीरो से लेके आप पूरा 4 पाई आर स्क्वायर तक नहीं, मैं इसे 2 पाई आर स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैं पूछूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, तो आपको पता है चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds जीरो से लेके 2 पाई आर स्क्वायर तक, यानी k फॉर द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 4 पाई यानी 2 दैट्स q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व्ड सरफेस रीजन, इज इक्विवेलेंट ऑफ q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पूछा जाए इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, ये जो सरफेस है इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक बात ध्यान से देखें, जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस में फ्लक्स इस साइड से इस साइड, तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक डायरेक्शन में मान लूं, तो एक के साथ तो एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस साइड की बात करें तो यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्लैट सरफेस, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्लैट सरफेस, क्या आंसर? 0 होना चाहिए। अरे भाई, अगर मैं ये सरफेस मानूं, इस सरफेस का सरफेस एरिया इधर की तरफ मान लूं, तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस सरफेस में नीचे काउंट करूं तो दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई नेट। द आंसर इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज 0। तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस रीजन? द आंसर इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रीजन इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्लैट सरफेस? द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। क्लियर है ना? तो इसका आंसर 0 होगा। क्लियर? तो प्लीज इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करें। वैसे आंसर इसका जनरली स्टूडेंट Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दे देते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें फील्ड लाइंस ऐसे यूं है, लेकिन आपको पता है कि नीचे की तरफ भी तो है, तो यहाँ पे आंसर ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम एन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम इज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज, दिस इज 1 कूलम चार्ज। ठीक है, और इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस कितनी है, इस बात का मेजरमेंट करना था। इस बात का मेजरमेंट करने के लिए आपने क्या किया? उसको ढक लिया। मैंने बोला ना कि आप r रेडियस के स्फीयर से आप इसे ढक लीजिए। अब जब इसे ढकेंगे तो उस केस में क्या होगा कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E मान लीजिए, एरिया क्रॉस सेक्शन ds, फ्लक्स आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ E ds के बराबर होगा, 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर तक इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए। E की वैल्यू यहाँ पर k q अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। मैंने लिखा k q अपॉन आर स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर दिया। आपको बहुत अच्छे से पता है मैं इंटीग्रेट क्यों कर पा रहा हूं, इसका रीजन भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ऐसा सरफेस मैंने ड्रॉ किया जिसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम होगी, k फॉर द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, द आंसर इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फ्लक्स था। q की वैल्यू यहां पर 1 कूलम है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर द 8.86 इंटू 10⁻⁻12, यहां से आप लिख सकते हैं 10⁻12 अपॉन 8.86, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻11 अपॉन 8.86, यानी समथिंग 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11 इन नंबर्स। ये आपके पास फ्लक्स के बराबर होगा, 1 पॉइंट समथिंग।
तो आपको पता है ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर बन के तैयार होगा। क्लियर है ना? दैट इज 1.13 इंटू 10⁻11। क्लियर? तो 1 कूलम चार्ज के साथ एसोसिएटेड फील्ड लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी थी और मैं आसानी से कैलकुलेट कर पा रहा हूं। मैंने बोला एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, प्लीज सबसे पहले अपने आप को इसमें स्ट्रांग कीजिए। एनसीईआरटी को स्ट्रांग कर लोगे, एजम्पशंस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, थॉटफुली आप बिल्ड कर जाओगे। जब आप बिल्ड कर जाओगे ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आया हूं, प्लीज आप लोग इसे करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है जो फ्लक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। मैंने बोला ना कि सबसे पहले अपने आप एनसीईआरटी को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे एजम्पशंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर किन किन टॉपिक को लेके होने वाला है आपको पता है कि मैंने बिल्कुल टॉपिक एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक कर रखे हैं। तो यहां से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, आप जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल कैलकुलेटेड सा डिस्कशन यहां पे रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।